नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज का वादा किया था कि 3 धमाके करूंगा जबरदस्त, और इन 3 धमाकों के बाद सुपड़ा साफ हो जाएगा। किसका होगा ये आपको डिसाइड करना है। आपको बता देता हूं, आज मेरे साथ खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पंजाबी एकेडमी के वाइस चेयरमैन रहे गुरविंदर सिंह धमीजा, उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बार के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सुमिता सिंह के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए उनका चुनाव कैंपेन पूरी तरह से तेज कर दिया है। एक ऐसा माहौल करनाल में बना दिया है कि अब लोग कहने लगे हैं कि सुमिता सिंह पूरी जबरदस्त रेस के अंदर सबसे आगे है। सीधी बात कर लेते हैं धमीजा साहब से। धमीजा साहब, अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। धमीजा साहब, क्या कारण रहा? आपने 10 साल पूरी मलाई खाई वहां भाजपा के अंदर, खाई या नहीं खाई, पहले तो ये बताओ। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो मलाई वाला डायलॉग है मेरे ऊपर फिट नहीं बैठता। होते हैं लोग मलाइयों वाले, मैं भी उनको जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और मेरा जो 40 साल का एक सामाजिक जीवन है उसमें ये जो मलाई शब्द है मेरे साथ कभी जुड़ा ही नहीं है। और शायद मलाई ना खाने की वजह से ही जो है मुझे ये भी होता है बड़ा, ज़्यादा। ये जो मलाई नहीं खाता उसका भी काम हो जाता है। हाँ, वो जो मलाई नहीं खाते उनको ज़्यादा परेशानी आ उनके जाती वेतन रोक लिए जाते हैं, है। हैं? हाँ, ये सब दिक्कतें आती हैं जो मलाई नहीं खाते। है ना? जी, उनकी तनख्वाह नहीं देते, जी, 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 उनकी जी। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए उसके पैसे नहीं देते। जी, 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 जी। तो धमीजा साहब, क्या लगता, क्या क्या कारण रहा आपको एकदम से भाजपा के अंदर रहने के बाद तुरंत जो ये चुनाव आए हैं 2024 के अंदर, और आपने तुरंत कांग्रेस का दामन थामा है, उसके साथ सुमिता सिंह जी के साथ लगे हुए हो। क्या पूरा मामला है, क्या अंदर क्या कितना आग है, वो बताइए। ये जो इलेक्शन के दौरान पंजाबियत का ढोंग किया जाता है, इससे एक मन ਨੂੰ बड़ा दुख भी पहुंचता और आहत भी ਹੁੰਦਾ है। देखना ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ पंजाबी नेता साबित करना चाहते हो, मदन लाल जी रहे हैं दिल्ली में, पंजाबियों के एक बहुत बड़ा नेता थे और उनको कोई भी पंजाबी अपने दुख सुख में उनके पास पहुंचता था तो उनकी मदद जो है वो बतौर पंजाबी करते सन। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦੇਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਹਿਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੈਣ ਔਰ 18 ਤੋਂ 23 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਚਰਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਗ ਕੀ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਛਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਕਸਬੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਔਰ ਸਾਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਸਬੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 33 ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜੀ। ਸੀਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਉਹ ਸੀਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ? ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸਬਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾ ਪਟਕ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ SN ਰॉय ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਸੀ 33 ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਕਸ਼ਾ ਸਬਮਿਟਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਈਵਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ACS ਜਿਹੜੇ ਸਨ ULB ਦੇ SN ਰॉय ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਟਡ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ EWS ਕੁਆਟਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਲਡੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੜੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, लेकिन सानू कोई ओदे ते जड़ा है खुशनुमा संकेत आज तक नहीं मिला। दोस्तों बड़ा खुलासा मैंने आपको कहा था, और ये इससे बड़ा खुलासा हो नहीं सकता कि ये गुरुद्वारे को सील कर देना, गुरु ग्रंथ साहब को सील कर देना। ये करनाल की सबसे बड़ी खबर है। आपको मैंने बताया था कि आज 3 तारीख को 3 लाइव करेंगे हम और 3 धमाके करेंगे, और ये उसी में से एक धमाका ये भी है। एक धमाका करेंगे करनाल के पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता से बात करके, वो वाला धमाका भी करूंगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं दमीजा साहब, कांग्रेस में आने का क्या क्या कारण रहा, क्या रीजन रहे? क्या कांग्रेस में आने का कारण विशेष जो था, एक तो बहन सुमित्रा सिंह जी, क्योंकि इनके साथ हमने 2004 और 14 में भी जो है मिलकर सिटीजन ग्रीवेंस कमेटी का, व्यापार मंडल का, JCI का, सभी सामाजिक संस्थाओं में मिलकर इनके साथ काम किया था। और दूसरा कारण भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हैं, जिनसे मेरे निजी बहुत अच्छे पिछले 40 साल से रिश्ते हैं, हम एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं दोनों। और जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की खोज पे हम काम कर रहे हैं, उसमें भी 2008 और 9 में भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारे कहने पर एक बंदा सिंह बहादुर की खोज के लिए एक चेयर का स्थापना करवाई। उसके बाद 2013 में हमने रोहतक से रियासी, जहाँ बंदा सिंह बहादुर का स्थान है, वहाँ के लिए एक यात्रा भी निकाली, जिसको उन्होंने पूरा स्पोर्ट और स्टेट गेस्ट का दर्जा भी दिया। तो इस तरह का जो बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिसके टेनेट्स हम हैं, जो 743 उनके साथ शहीद हुए थे, और उन्हीं परिवारों से हम लोग सभी हैं। और उनकी खोज पर जब ये काम हुआ तो उनके साथ हम जुड़ गए। और लेफ्टिनेंट जनरल DD संधू थे, और जो हमारे गद्दी निशीन बाबा जी 10वें बाबा जितेंद्र पाल सिंह सोढ़ी जी हैं, उनकी अध्यक्षता में और सारा ये चेयर का प्रोग्राम बना, यात्रा का प्रोग्राम बना। उसके बाद 2014 में जैसे ही
मनोहर लाल खट्टर जी आते हैं कि मैं भी बंदई हूँ और मैं भी इसी संप्रदा से हूँ, तो हमें इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। तो हमें लगा कि बंदा सिंह बहादुर की कहीं जो है एक बहुत बड़ी दुनिया में उनकी ख्याति बढ़ रही है। वो अलग बात है कि 300 साल से उनको एक विलन बना के, एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखा के हिस्ट्री में उनको दिखाया जा रहा था। तो इस चेयर के लगने से, इस खोज होने से, प्रोफेसर गंडा सिंह की बुक्स और मटेरियल सामने आने से बंदा सिंह बहादुर की छवि जो है वो एक नेगेटिव किरदार से एक हीरो के रूप में स्थापित हुई, एक शहीद के रूप में स्थापित हुई, एक ऐसा राजा जिसने गुरु नानक और 10 जो गुरु नानक से हैं उनकी जो पॉलिसीज पर इक्वलिटी पे काम करके लोग और खालसा राजधानी की डिक्लेयर किया और वहाँ से सारी इक्वलिटीज के जो कानून है लागू किए। तो इस सब पे काम करने के लिए हम मनोहर लाल जी के साथ मिलके हमने और काम किया और हमने 2016 में यात्रा निकाली। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी में हमने काम किया, पूरी दुनिया में हमने लोहगढ़ का प्रचार किया। पर जब मैंने देखा कि जो वादे मेरे साथ लोहगढ़ की डेवलपमेंट के हुए थे, भले वो 145 करोड़ का 157 एकड़ का मॉडल प्रोजेक्ट वहाँ बनाने की बात थी, जिसमें आज तक एक भी ईंट नहीं लगाई गई। भले एक लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट सरकारी बनी थी, उसमें भी हमें जोड़ा गया भी ये सरकारी ट्रस्ट वहाँ एक मेमोरियल बनाएगी, एक रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएगी। अगर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाता तो दुनिया का तमाम सिख गुरु नानक को मानने वाला, उसका श्रद्धा रखने वाला यहाँ जरूर आता। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को नेग्लेक्ट किया, इसके पीछे भी उनकी क्या मजबूरी है वो मेरी समझ से बाहर है। जब मैंने देखा हरियाणा पंजाबी अकेडमी में भी सारे काम ठप हो गए, लोहगढ़ जो एक दुनिया का सबसे बड़ा एक विशाल किला था और जिसको बंदा सिंह बहादुर ने एक राजधानी डिक्लेयर किया था, उस पे भी काम सारे जो हैं ठप हो गए। और उसके बाद आपने 33 सेक्टर वाली बात बताई। इन सब चीज़ों को देखकर मुझे लगा कि ये जो इलेक्शन में पंजाबी के वादे करते हैं या जो इलेक्शन में लोहगढ़ की बातें करते हैं, ये ज़मीनी हकीकत नहीं है। तो मुझे मजबूरन दुखी होकर वहाँ से उनको छोड़ना पड़ा और वापस भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। बहन सुमित्रा सिंह जी के साथ मिल के काम करने का जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, वो अपनी तरफ से मैं बखूबी निभा एक रहा हूँ। सवाल मन में आता है, कभी कभार आपने देखा होगा, तकरीबन अक्सर भी मंदिरों में कम और गुरुद्वारों में जाना, पगड़ी लगा के जाना, ये क्या धोखा है, क्या है? मैं समझता हूँ ये बेसिकली तो सिर पे कपड़ा बांध के जाना गुरुद्वारे का नियम भी है जी। और अगर उसमें साफ सुथरी पगड़ी बांधी जाए तो वो एक सम्मानजनक चिन्ह भी है। लेकिन वो नियम, कायदे, कानून कहाँ जाते हैं जो सिक्खी के हैं, भी जो इतने पालन करते हैं, भी अपना एक किस्म से बड़ा बलिदान होता है ये, भी अपने धर्म के लिए, अपनी वेशभूषा के लिए, उस पे के बारे में क्या है? मैं समझता हूँ कि हरियाणा में पहली बार गुरुओं के प्रकाश पर्व जो है स्टेट लेवल पर मनाने का हमने प्रयास किया। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी में रहते हुए भी इस चीज़ का मैंने बहुत प्रयास किया कि उनकी जो जीवनी है वो भी हमारे सामने आनी चाहिए। उनकी जो वाणी है वो तो घर घर में है, लेकिन जो उनकी जीवनी है, हिस्ट्री है, उसको भी हमने दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया, अपनी तरफ से अथक प्रयास किए और मैं समझता हूँ यही प्रयास हम जारी रखेंगे। जो भी लोग गुरु घर से बेवफा करेंगे या धोखा करेंगे, धोखा करेंगे। वो गुरु अपने आप उनको सौंप देगा, उसमें हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु सौदे का याद रखना है, मेरी ये वाली बात। एक बात और है धमीजा साहब, कल रात को एक पंजाबी सम्मेलन होता है पंजाबी धर्मशाला में, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस जगह को दिया था, वो पंजाबी धर्मशाला एक तो आज तक नहीं बन पाई। 10 साल पंजाबी मुख्यमंत्री राज कर गया, फिर उसके बाद सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन में वो संख्या नहीं हो पाती। क्या था ये सारा का सारा? पहली बात तो मैं इसको पंजाबी सम्मेलन मानता ही नहीं। ये पंजाबियों के साथ एक छलावा और धोखा है। उसमें कुछ पंजाबियों को बुला के डिनर डिप्लोमेसी कर दी जाए। मुझे ये बताइए तो क्या बाकी 35 बरादरी भी उस डिनर उस जो वहाँ एक पकवान परोस के उनको उसके हकदार नहीं थे। उन क्या बाकी जो जितनी भी हमारी जो है सामाजिक ताना-बाना है, क्या वो इस डिनर डिप्लोमेसी के हकदार नहीं है? आप एक इलेक्शन के दौरान विशेष समुदाय को बुलाकर रिझाने के लिए इस तरह डिनर डिप्लोमेसी करो, तो इसको मैं कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानता। और ये लोगों को भी पता है कि ये सिर्फ इलेक्शन के 2 दिन ही डिनर और डिप्लोमेसी है। जहाँ इलेक्शन गए ना डिनर मिलना ना डिप्लोमेसी मिलनी, केवल धक्के और कोड़ियाँ मिलनी है, जितनी खानी है खा लो। करनाल में इस बात की पूरी मशहूरी है, सभी इस बात को जानते नहीं, हैं। वहाँ जितने लोगों ने खाना खाया, वो वोट देंगे उनको, और जो बाकियों ने नहीं खाया, उनकी क्या कंडीशन रहेगी? मैं समझता हूँ जो जगमोहन जी ने पिछले 10 साल में किया है,
वही उनको मिलने वाला है। अच्छा। जितने लोगों को उन्होंने सीएम से मिलवाया है, हाँ, हाँ। जितने लोगों को सीएम को नहीं मिलवाया, जितने लोग उनके पास किसी काम के लिए गए, किसी काम को किया, किसी काम को उन्होंने कहा कि मुझे पावर नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं मिलवा सकता, ये सब वो जानते हैं और ये सब पब्लिक भी जानती है। वो अलग बात है कि पब्लिक जो है एक साइलेंट किलर है, वो जब भी मारेगी तो अपनी वोट की ताकत से मारेगी। इस बार मारेगी कि नहीं मारेगी? मैं नहीं समझता कि जगमोहन जी जो उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं उस पे कभी भी वो कामयाब होंगे, क्योंकि उन्होंने 36 बिरादरी को साथ लेने की बजाय समुदाय विशेष का नाम लेकर उनके खिलाफ भड़काऊ शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने अपने आप को पहले राजाओं की तरह उन्होंने भी इलेक्शन के दौरान पंजाबियों का सिक्का खेलने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि अगर आपने राज ही करना है तो या तो आप बिरादरी के नेता हो, जो लोग जैसे मदन लाल जी की मैंने बात की, या और भी हर मदन लाल जी की बात से मुझे याद आ गया, मदन लाल ढींगड़ा जो शहीद है पंजाबियों के पहले, उनकी प्रतिमा यहाँ से उठाकर करनाल हल्के से उठाकर इंदिरी में भेज दी। ये शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की जो मूर्ति जो स्थापित की गई थी पिछले साम्राज्य में 2004-14 में, उसको वहां से हटाना सबसे निंदनीय है और ये पंजाबियों के लिए बड़ी शर्म की बात है और खासकर जगमोहन जी के लिए बड़ी शर्म की बात है कि जगमोहन जी अपने आप को पंजाबी भी कहते हैं और पंजाबी शहीद की मूर्ति को भी हटवाते हैं। तो इसी से उनका जो चाल और चलन ये अपना समझने की जरूरत है। दोस्तों, इस खबर को ध्यान से देखना, 10 बार देखना जरूर, कमेंट्स करना, शेयर करना, लाइक भी करना। और आखिर में जानना चाहता हूँ दबिया साहब, करनाल की डेवलपमेंट से कितने प्रभावित हो? कुछ दिखता है करनाल में? हमें जो एक सीएम सिटी के टैग की बहुत खुशी थी कि हमारा शहर जो है सीएम सिटी के टैग में आ गया है और हमें जो हमने हसीन सपने देखे थे वो हमें मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में तब्दील होते दिखे। जो सारी रोजमर्रा की जिंदगी है उससे व्यापारी भी दुखी है, उससे किसान भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, मतलब कहीं भी खुशी की लहर नहीं है। एक मजबूरी की लहर जो है वो चल रही है, वो हम देख रहे हैं। और अब लोगों का जो है एक सीएम सिटी के टैग से भी उनको नफरत हो गई है। वो कहते हैं कि हमें यार एक एमएलए दे दो, कम से कम हमारी बात तो सुनेगा। ये सीएम सिटी का टैग जो है एक मतलब बहुत बड़ा टैग होता है और सीएम सिटी के टैग में सीएम के परिवार के उनकी जो स्ट्रांगली जो उनकी बैकिंग कर सके, ऐसी एक टीम की जरूरत होती है जो करनाल में हमें नहीं मिल सकी। चाहे आप अशोक सुकीजा जी का भी आपने हाल देखा है और चाहे आपने मैं और किस किस नेता का नाम लूं, तीस्ता ब्रिज गुप्ता जी पहले नाराज होकर चले गए, उनको मनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी साबका मुख्यमंत्री दोनों सभी मनाने गए। लड्डू दिया उनको एक फिर बड़ा सा। उसके बाद कैसे उनको एक जिला प्रधान का लालच जिला देके कार्यकारी वो भी प्रधान है। कार्यकारी प्रधान है। मैं समझता हूँ योगेंद्र जी भी अभी असंत से वापस आने वाले हैं, हाँ। तो पता नहीं ये कुर्सी भी उनके पास रहेगी नहीं रहेगी। तो ये ब्रिज गुप्ता जी ने भी क्या क्या किया है वो शहर से कोई छुपा नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर ये जो कांग्रेस सरकार आने वाली है, कांग्रेस सरकार आने के बाद जो इन सभी ने किया है वो पब्लिक के सामने शीशे की तरह आ जाएगा। क्या अपील क्या करोगे लोगों से? मैं लोगों से अपील करूंगा कि बहुत देख ली सीएम सिटी, बहुत देख लिया सांप्रदायिक माहौल, बहुत देख लिया जात पात का राज। आओ अब सब मिलके हम हाथ के साथ राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के साथ और अपनी बहन सुमिता सिंह, जिन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक करनाल वासियों के साथ मिलकर उनकी छोटी से छोटी समस्या को भी अपना जो है एक एजेंडा बना के उस पर काम करने का प्रयास किया है। आओ हम लौट चले बहन सुमिता की तरफ, आओ हम लौट चले करनाल की सरदारी की तरफ, आओ हम लौट चले सामाजिक ताना बाना जोड़ने की तरफ, आओ हम लौट चले करनाल में सब इकट्ठे मिलके हम जो है आगे बढ़ के हाथ को मजबूत करें, बहन सुमिता सिंह को मजबूत करें और एक जो है सुखद साम्राज्य लेकर आए। तो मैं सभी को अपील करूंगा 5 तारीख को आपने हाथ पर वोट डाल के बहन सुमिता सिंह को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। धन्यवाद। चलिए, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पाठकों का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपका भी मैं धन्यवाद कर दूंगा इस खबर को अगर आपने 1000 शेयर कर दिया तो, और आज ही कर देना, क्योंकि परसों इलेक्शन है, उससे पहले काम तमाम
कर देना, ये समझ लेना किसको वोट देना है, क्या देना है। मैं तो नहीं कहूँगा किसको देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस खबर से आपको क्या लगता है, करनाल की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हमें बताना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास उगीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। दोस्तों 3 धमाके करने हैं, 2 पहला धमाका ये, दूसरा जेपी जयप्रकाश गुप्ता का, और तीसरा मैं खुद लाइव आऊँगा आपके सामने। पोल खोल देंगे और सारा सत्य जनता के सामने रख देंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास वीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।